Hi everyone, this is Abhishek, and in this video we will discuss about the French society before the revolution 1789। जब हम इस चार्ट को गौर से देखते हैं तो पाते हैं कि ये जो चार्ट है 3 भागों में बटा हुआ है। जी हाँ, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में वो लोग थे जो कलर्जी कहलाते थे। ये कलर्जी वे लोग थे जो चर्च से संबंधित थे, जो यज्ञ अनुष्ठान जो चर्च में होते थे उनको अंजाम देते थे। पादरी कह सकते हैं, पोप कह सकते हैं या प्रिस्ट कह सकते हैं। जबकि जो दूसरा वर्ग था वो सेकंड स्टेट कहलाता था, और इस ग्रुप में नोबेलिटी थे। नोबेलिटी वो लोग थे जो सरकार की मतलब राजाओं के आदेश का पालन किया करते थे, और उनसे संबंधित लोग थे जो गांव में फ्यूडल टैक्स वसूल किया करते थे। तो ये लोग थे। जबकि थर्ड स्टेट को हम यदि गौर से देखें तो ये 3 भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थर्ड स्टेट में जो सबसे ऊपर का जो वर्ग था, जो ऊपरी वर्ग था, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे और लॉयर्स थे। मतलब ये पढ़ा लिखा लोगों का एक वर्ग था और काफ़ी समृद्ध भी था। जबकि मध्यम वर्ग के बीच वाले वर्ग को यदि हम देखें तो ये किसानों का या कारीगरों का समूह था, पीजेंट आर्टिसंस का ये समूह था। जबकि सबसे निचले पायदान पे यदि थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो थे छोटे किसान, या फिर जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जो दूसरे के खेतों में काम किया करने वाले मज़दूर थे वो थे, या फिर दूसरे के घरों में काम करने वाले मज़दूर या नौकर। ऐसे लोग जो थे वो थर्ड स्टेट के तीसरे पायदान पे थे। फ्रांस में लगभग 90% जो आबादी थी, 90% जो पॉपुलेशन था वो किसानों का था। जबकि मैं आपको बताऊं कि इनमें से जो ज़मीनें थी उनमें से बहुत कम ऐसे लोग थे, किसान थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें थी। लगभग 60% ऐसे लैंड थे जिनको नॉबल्स या चर्च उनके या फिर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट उसके मालिक हुआ करते थे। मतलब ज़मीनों पे किसानों का अधिकार नहीं था। इनमें से अधिकांश जो ज़मीनें थी, लगभग मैंने पहले ही बताया 60% ऐसी ज़मीनें थी जिस पे मालिकाना हक या तो नोबल्स का था, या तो उन पे चर्च का प्रभुत्व था, या नहीं तो थर्ड स्टेट के जो सबसे ऊपरी वर्ग था, जो रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं, वो थे, उनके पास में ये ज़मीनें थी। तो अब हम देखते हैं कि जो बच गए जो बाकी किसान, वे दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूर मात्र रह गए थे। तो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। द मेंबर्स ऑफ द थर्ड फर्स्ट टू स्टेट्स इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी। जैसा कि हमने पहले ही बताया चार्ट में आपको कि जो समाज का जो 2 प्रमुख वर्ग था वो क्लर्जी और नोबिलिटी था। एंड दे इंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, और इन लोगों को जन्म से ही कई सारे अधिकार प्राप्त हो रखे थे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधा थी जो इन 2 वर्गों को मिला हुआ था, वो था वो किसी भी प्रकार के टैक्स देने से इनको छूट मिली हुई थी। तो ये इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। Even these included land dues which they extracted from the peasants। अब ये जो है, इसके अलावा इनको कई तरह की सुविधाएं थी कि ये छोटे जो किसान थे उन पे कई प्रकार के टैक्स को इम्पोज कर सकते थे, और उनकी जो गाड़ी कमाई थी उससे उसका एक हिस्सा वो वसूल कर सकते थे। ऐसा उनको बाय बर्थ अधिकार मिला हुआ था। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर द सर्विसेज टू देयर लॉर्ड। अब वो अपने जो किसान थे वो अपने मालिकों के लिए उन्हें काम करना मजबूरी थी। वे उनके लिए काम करते थे, बेगार करते थे। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, उनके खेतों में, उनके घरों में काम करते थे, या फिर आर्मी के रूप में भी उन्हें अपनी सेवाएं देनी पड़ती थी, या फिर जब कोई पब्लिक वेलफेयर का काम होता था जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, तो उनमें भी उनको इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो ये तो हो गई किसानों की स्थिति कि किसान जो है वो हर तरह के लोगों की सेवा देने के लिए बने हुए थे। तो ये जो सबसे छोटा जो सबसे जो मैंने बताया थर्ड स्टेट का जो तीसरा जो स्टेज था, जो सबसे निचले पायदान पे जो लोग थे, उनसे ये सेवाएं ली जाती थी। अब चर्च जो है वो कई प्रकार के टैक्सेस भी इम्पोज करेगा, तो उसी में से एक टैक्स था टाइथ। तो टाइथ वो वैसा टैक्स था जो किसानों से चर्च वसूला करता था। ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता था, और इसके थ्रू जो है चर्च किसानों की उपज का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेता था। तो इस टैक्स का नाम टाइथ दिया गया था। जबकि इसके अलावा स्टेट ने भी एक डायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया हुआ था किसानों के ऊपर, जिसका नाम टाइल था। और इन सब के अलावा कई अन्य प्रकार के
इनडायरेक्ट टैक्सेस भी स्टेट ने इम्पोज कर रखे थे। जैसे कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले जो भी वस्तुएं होती हैं, हम उनको खरीदते हैं, तो वैसे चीज़ों की खरीद पे भी कई तरह के इनडायरेक्ट हिडन टैक्सेस स्टेट के द्वारा इम्पोज किए गए थे। जैसे कि मान लीजिए कि नमक के ऊपर टैक्स लगा हुआ था, टोबैको के ऊपर में टैक्स लगा हुआ था, या फिर जो भी अन्य वस्तुएं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली हैं, वैसी वस्तुओं पे स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आम जनता से पैसे वसूल करता था। तो ये सारे तरह का टैक्स का बर्डन जो है हम देखते हैं कि थर्ड स्टेट के लोगों के ही ऊपर था, जबकि अन्य जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे वे सभी प्रकार के कर से मुक्त